जिस तरह से बदलाव करके जो है बीजेपी को लाया गया, और बीजेपी के नेता भी ये मानते हैं कि उनकी बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनके अलावा जो भी अपोजिशन वाली पार्टियां हैं, गद्दार हैं, एंटी नेशनल हैं या वो हैं, आप कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी भी उसी में शामिल हो चुकी है नहीं, अब? मैंने कहा बिल्कुल शामिल हो चुकी है। और हमने तो अब ये कहा कि जम्मू कश्मीर में अब 2 नेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं। दो? 2 नेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं कौन कौन? वैचारिक दृष्टिकोण से और प्रैक्टिकली जिस तरीके से काम। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कश्मीर में है, फारूक अब्दुल्ला एंड इंग। बिल्कुल। बीजेपी नई नेशनल कॉन्फ्रेंस है जम्मू समिति का एजेंट, कोई जो कन्वेयर बेल्ट का काम कर रहा था जम्मू के दोहन का, कश्मीरियों का कोई दलाल बन के यहाँ पे बैठा था, एजेंट बन के बैठा था, वो अगर लीडरशिप पोजीशन एज्यूम करे यहाँ पे और जम्मू के लोगों को बोले कि अब मैं तुम्हारा भला करूंगा, 30 साल मैंने तुम्हारा दोहन करवाया है, तुम्हारी क्षति करवाई है अपने निजी स्वार्थों के कारण, वेस्टेड इंटरेस्ट, लोगों के मन में क्लियर है। वो एक इवेंट मैनेजमेंट थी। 400-500, 200-250-300 लोग अरेंज करना टेक्स यू सम बक्स टू बी स्पेंट। कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं क्योंकि बसों में लोगों को बिठाना है। कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ उनके काडर के लोग हो सकते हैं। तो इस तरीके की इवेंट मैनेजमेंट में पैसा लगता है। तो जो पैसा व्यक्ति खर्च कर सकता है वो जम्मू को चारों दिशाओं से थमा देगा, रुकवा देगा। बट दैट फज़ा मडैंग, आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अंकुर शर्मा जी, जो कि एकजुट जम्मू के चेयरमैन हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। धन्यवाद। अंकुर जी, आज का जो प्रेस वार्ता थी उसका क्या मेन मकसद था? देखिए, परिस्थितियां जो पोस्ट एब्रोगेशन बनी हैं, इनफैक्ट उससे पहले भी जो थी इन जनरल, और ये जो 1 महीना पहले अब ये शुरू हो गया है टारगेटेड किलिंग्स का, प्लस कंटिन्यूअस और मतलब डीपली एंट्रेंच्ड एक जम्मू की पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ना, इन तमाम परिस्थितियों में अब हमने ये ध्येय किया है कि जो एकजुट जम्मू का अंतवगत्वा जो गोल है, सेपरेट जम्मू स्टेट, उसके लिए अब मुखर होकर सामने आया जाए और सरकार पे प्रेशर बनाया जाए कि जम्मू को एक सेपरेट स्टेट आप बनाएं, ताकि जम्मू की प्रॉब्लम्स, जम्मू की वॉर्स, जम्मू के इश्यूज़, उनका रेजोल्यूशन हो सके और जम्मू के लोगों की का सशक्तिकरण, साथ ही साथ जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो। तो आज उसी संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अब बहुत हो चुका। द ओनली सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इन JNK इज़ टू फर्स्ट carve out a separate जम्मू स्टेट एंड इंडिपेंडेंट फुल फ्लेज्ड जम्मू स्टेट। उसी संदर्भ में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। आपको लगता है हालात उस काबिल हैं कि जम्मू को अलग स्टेट बनाया जा सकता है? देखिए, हालात वैसे बन गए हैं जिसके बाद अब कोई ऑप्शन नहीं है बट टू नोटिफाई जम्मू एज ए सेपरेट स्टेट। मतलब जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाने वाले हालात ही तो आज बन गए। पिछले 70 सालों से जम्मू शोषण सह रहा है, जम्मू आतंक सह रहा है, जम्मू हमले सह रहा है। तो अब तो एक पराकाष्ठा हो गई है कि 90 का सीन अब दोहराया जा रहा है कश्मीर वैली में। फिर आपके डिसीजंस इस तरीके के लिए जा रहे हैं कि जम्मू को पुनः गुलाम, सेकंड क्लास होस्टेज बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जैसे कि 2011 के फ्रॉड सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाना और कश्मीर को सत्ता सौंपना। इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और जो जम्मू की एस्पिरेशंस थी करंट डिस्पेंसेशन से वो फुलफ़िल ना हो पाना, मुझे लगता है कि अब एक ब्रिंक पे हम पहुंच गए हैं उस थ्रेशोल्ड की, जहाँ पे जम्मू को अब कश्मीर से अलग कर देना चाहिए। कश्मीर में जिस तरीके की सिक्योरिटी सिचुएशन इवॉल्व हुई है, जिस तरीके से वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जाता रहा है और किया जा रहा है, इट इज़ हाई टाइम कि जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाया जाए। और साथ ही साथ हम तो ये भी कहते हैं कि अगर कश्मीर की समस्या को भी आपको रिजॉल्व करना है तो कश्मीर को भी आपको 2 यूटीज़ में तोड़ना पड़ेगा, कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि वाई शुड यू अलाउ कश्मीरी पॉलिटिशियंस की वो हमारे डेमोक्रेटिक स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करें? क्यों आप वहाँ पे ऐसा इकोसिस्टम रहने देते हैं जहाँ पे जो नरसंहार हुआ गैर मुसलमानों के साथ, वो करने वालों को इंसेंटिव्स मिलें और जिनके साथ नरसंहार हुआ उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनके साथ न्याय करने के लिए एक एक्सक्लूसिव लैंड मास डोमेन यूनियन टेरिटरी की फॉर्म में जो डायरेक्टली दिल्ली से शासित हो वो बनाए। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नरसंहार के विक्टिम से न्याय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जम्मू की जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए और जम्मू की सिक्योरिटी सिचुएशन को भी ध्यान में रखते हुए, जम्मू में जो राष्ट्रवादी समाज है उसकी एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए अब समय आ चुका है, बहुत सारे तथ्य सबूत सामने आ गए हैं जिसके आधार पे सेपरेट जम्मू स्टेट के अलावा कोई ऑप्शन, कोई विकल्प बचता नहीं। तो अंकुर जी, जिस तरह से कश्मीर में जो इनोसेंट किलिंग्स हो रही हैं, आम लोगों को जो है मारा जा रहा है, इसका जिम्मेवार किसको ठहराते हैं? इसका जिम्मेवार स्क्वायरली भारत सरकार है, इंडियन स्टेट अपरेटस है, क्योंकि कश्मीर में जो किलिंग्स हो रही हैं वो नरसंहार है, जेनोसाइड है। एक टेक्निकल टर्म है, समझने की ज़रूरत है लोगों को भी। 1990s में वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स का, माइनॉरिटीज़ का नरसंहार स्टार्ट हुआ। इस्लामाइजेशन का एक प्रोसेस चला जिसको पूर्ण कर लिया गया 90s के दशक में। कश्मीर को
गैर मुसलमान विहीन कर दिया गया लार्जली। अब देखिए जेनोसाइड को लेके एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जेनोसाइड को अगर आप नकारते हैं, उसके होने को डिनाई करते हैं, तो वो जेनोसाइड का क्लाइमैक्स है, क्योंकि फिर आप दूसरी बार उसे मारते हैं नकार के। डबल जेनोसाइड, डिनायल मीन्स डबल जेनोसाइड, कि आपका रेप, बलात्कार, मर्डर, हत्या, जेनोसाइड, वो सारी चीज़ें की, और फिर कहना कि नहीं ऐसा तो कुछ आपके साथ हुआ ही नहीं। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल पे डबल जेनोसाइड होता है। अच्छा, जब आप जेनोसाइड को, नरसंहार को नकारते हैं, तो फिर एक चीज़ सुनिश्चित है कि वो निरंतर चलता रहता है, उस पर रोक नहीं लगती। वो डिफरेंट टाइम डोमेन्स में, डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशंस में, वो एक बेसिक अंडरलाइंग थ्रेड जो आधार बनती है किसी भी टारगेटेड ग्रुप की हत्या का, वो लगातार चलती रहती है। तो 1990s में जो हुआ उसी की एक्सटेंशन आपको 2021 में भी दिख रही है। उस समय भी लोग वहाँ से छोड़ के आए, अभी भी लोग छोड़ के आ रहे हैं, धर्म के आधार पर टारगेट किया जा रहा है। तो इसमें भारत सरकार इस जेनोसाइड को लेकर डिनायल में रही। आपने देखा होगा कि एकजुट जम्मू के प्लेटफॉर्म से भी हमने कितनी बार ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में 90 के दशक में जो हुआ, जो कश्मीर वैली में हुआ, जो जम्मू संभाग के कुछ ज़िलों में हुआ, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, मान लीजिए, रामबन, उधम पार्ट्स ऑफ उधमपुर, उसको आप जेनोसाइड रिकॉग्नाइज करिए, ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे डिक्लेयर करिए। क्योंकि यूएन कन्वेंशन ऑन जेनोसाइड के हिसाब से जब एक बार आधिकारिक तौर पे आप डिक्लेयर करेंगे तो फिर आपको 10-12 स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जो जेनोसाइड जिसने फेस किया है उसकी सशक्तिकरण की दिशा में होंगे। लेकिन भारत सरकार चूँकि डिनायल में रही और जेनोसाइड नहीं माना, इसीलिए निरंतर चलता जा रहा है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि भारत सरकार, इंडियन स्टेट और इंडियन स्टेट की जो इंस्ट्रूमेंटैलिटीज़ हैं वो जिम्मेवार हैं। अब आपने देखा कि इस जेनोसाइड पे पर्दा डालने के लिए, देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए डीजीपी ने स्टेटमेंट दी कि ये जो किलिंग्स कश्मीर में हो रही हैं ये कश्मीरी मुसलमान को बदनाम करने के लिए हो रही है, जो कि सच्चाई से बिल्कुल परे है। वहाँ पे एक इंडोक्ट्रिनेशन का, रेडिकलाइजेशन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक इकोसिस्टम है, जिसमें वहाँ का समाज लार्जली शामिल है। पैरामिलिट्री सोसाइटी की तरह, वो रेडिकलाइज सोसाइटी की तरह बन चुका है। इन आतंकी संगठनों के लिए एक बंकर का काम करता है। कोई भी आतंकी संगठन या आतंकवाद एक क्षेत्र में तब तक नहीं पनप सकता जब तक उसे लोकल सपोर्ट ना हो। वैसी सारी परिस्थितियों में रहते हुए जब आप जेनोसाइड को भी डिनाई करते हैं, इस रियलिटी को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट सच्चाई पे पर्दा डालने का काम करते हैं, कपल्ड विद द फैक्ट कि इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन की मशीनरी को आप इंटैक्ट रहने देते हैं, आतंकी मारते हैं, आतंकवाद की जो सैंक्चुरी है जहाँ से प्रोडक्शन सेंटर है उसे ख़त्म नहीं करते, वैचारिक तौर पे उसे कंटेस्ट नहीं करते, तो स्क्वायरली जिम्मेवारी आप पे पड़ती है। इसलिए इंडियन स्टेट अपरेटस इज स्क्वायरली रिस्पॉन्सिबल जो भी अभी हो रहा है, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल था। अंकुर जी, लोगों पे तो आपने बता दिया कि लोग इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं या जिम्मेवार हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, इतनी आर्मी है, इतनी फ़ौज है, फिर भी इस तरह की वारदातें सामने आती हैं, इनोसेंट किलिंग्स होती हैं, क्यों होती हैं जब इतने सब कुछ होने के बावजूद? क्योंकि पॉलिसी पैरालिसिस है। जैसा मैंने कहा कि जो स्टेट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार है, उसकी नीति नहीं है, वहाँ पे जम्मू कश्मीर को लेके कुनीति चल रही है, जिसके कारण हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी ये बदनामी उठानी पड़ती है। डिस्पाइट सफिशेंट कैपेबिलिटी, निष्ठा होने के बावजूद भी उनके हाथ बंधे के बंधे हैं। ये हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ये नीति है कि आपको इंडोक्ट्रिनेशन और इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ध्वस्त नहीं करना है। अब मान लीजिए आप उसे ध्वस्त नहीं करेंगे तो सिक्योरिटी फोर्सेस कितना टैकल कर लेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तो बहुत बार लिख के दिया कि प्लीज़ अलाउ अस, हमें खुली छूट दीजिए कि इंडोक्ट्रिनेशन मशीनरी को भी ध्वस्त करें। देखिए, दिखाने के लिए जमात इस्लामी को बैन किया, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी भी इंटैक्ट है। वो उनके जो एजुकेशनल सेंटर्स हैं या दूसरे जो सेंटर्स हैं, सबवर्जन के जो सेंटर्स हैं, वो भी चल रहे हैं। अहले हदीस को अभी तक बैन नहीं किया। बैन करने के बाद तो छोड़िए, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर्स हैं जो रेडिकलाइजेशन के, वो आपके स्कूल एजुकेशन सिस्टम के बीच में बैठ के चीज़ें चल रही हैं। ऐसी बहुत सारी सबवर्सिव एक्टिविटीज़ हैं जो पॉलिसी के तहत दिल्ली कश्मीर में उन्हें कंटेस्ट या उन्हें ख़त्म करने का प्लान नहीं कर रही है, जिसके कारण सिक्योरिटी फोर्सेस को ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस आर इन द फ्रंट लाइन। आई थिंक दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, लेकिन इट इज़ द स्टेट एस्टेब्लिशमेंट विच इज़ बिट्रेइंग देम। भारत सरकार में कहीं ना कहीं बीजेपी रूल कर रही है और आप कहीं ना कहीं टारगेट सीधा बीजेपी को कर रहे हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, 100%। पिछला 2014-15 का मैंडेट ही यही था कि इस नीति को बदल के नई नीति लाई जाए। बीजेपी ने इस नीति को अडॉप्ट किया, पुरानी नेहरूवियन को। बीजेपी अपनी अप्रोच में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में नेहरू से भी अधिक नेहरूवियन हो गई है। बीजेपी ने यहाँ पे जो सेपरेटिज्म को हैंडल करने के लिए ये डिसाइड किया है कि हम सेपरेटिस्ट्स क्रिएट करेंगे, उनके थ्रू कंट्रोल करके, अपने स्टूजेस कंट्रोल करके सेपरेटिज्म को कंट्रोल करेंगे। फंडामेंटलिज्म, अगर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की प्रॉब्लम है तो फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वेस्ट करके, उनको मजबूत करके, उनके ज़रिए। तो ये तो वही कांग्रेस की नीति थी जो फेल हुई, पिछले 70 साल से लगातार फेल हो रही है। नॉट कॉलिंग द प्रॉब्लम बाय इट्स रियल नेम, उसे नहीं एक्नॉलेज करना, उस हिसाब से रिस्पॉन्स मैकेनिज्म नहीं बनाना, असल प्रॉब्लम पे पर्दे डालना,
जिस तरीके से मैंने बताया कि इंसिडेंट नरसंहार से डायरेक्टली रिलेटेड है और आपकी ये पोजीशन है कि ये कश्मीरी मुसलमान को बदनाम करने के लिए हत्याएं की गई हैं, जेनोसाइड को लेके डिनायल मोड में रहना, तो इसीलिए ऑब्वियसली द करंट गवर्नमेंट इज स्क्वायरली रिस्पॉन्सिबल और इनके ऊपर तो अधिक जिम्मेवारी थी। पुरानी सरकारों से गिला था, इसीलिए तो बदलाव आया, इसीलिए तो नई सरकार आई। बिल्कुल। तो ये अब आप ये देखिए कि जो NCPDP जैसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनका भी यही कहना है, हमारा भी यही कहना है, तमाम जनता भी यही मानती है कि पाकिस्तान के इशारे पे काम करती हैं, या कम से कम प्रो सेपरेटिस्ट स्टैंड। देखिए, सेल्फ रूल तो प्रो सेपरेट एक सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी है। प्री 1953 स्टेटस एक सेपरेटिस्ट की कैटेगरी में आइडियोलॉजी है। इनकी सिंक्रनाइजेशन है अलगाववादी संगठनों के साथ, वो कोई छुपी बात नहीं है। अब 2011 के फर्स्ट सेंसस के आधार पे डिलिमिटेशन करके अधिक सीट्स कश्मीर को देके इनके हाथ में पुनः आप सत्ता सौंपना चाहते हैं, तो आप कैसे ये कहते हैं कि वे वर्किंग फॉर चेंज, और आप ये कैसे कहते हैं कि हम जम्मू के हक में काम कर रहे हैं? जम्मू की पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट को आप परपेचुअली गारंटी कर रहे हैं इस तरीके से डिलिमिटेशन करके। इसलिए सीन इन मतलब टोटलिटी आप इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जम्मू संभाग का कोई वाली वारिस है ही नहीं। जम्मू संभाग को पुनः फिर से एक होस्टेज रखा जा रहा है, कश्मीर की कॉलोनी के रूप में बना के रखा जा रहा है, डिसएम्पावर्ड रखा जा रहा है। हमारे सामने प्रत्यक्ष है, ये प्रमाण है इसके, ये ऐसे तथ्य हैं जिसको नकारा नहीं जा सकता, जो पब्लिक डोमेन में भी है। मैं कुछ सीक्रेट चीज़ें भी नहीं आपको बता रहा हूँ कि भाई ऐसे आधार पे सत्ता का बंटवारा करेंगे जिस आधार पे शर्तिया ये है कि कश्मीर का ही मुख्यमंत्री बनेगा, कश्मीर को ही अधिक लेजिस्लेटर्स मिलेंगे, MLAs अधिक उनको मिलेंगे, और फिर सब कुछ उन्हीं के फेवर में करना। ये तो जम्मू संभाग की पीठ में छुरा भोंकने वाला काम है, जिसने 25 सीटें देके पॉलिटिकली इन्हें एम्पावर किया था। अंकुर जी, जिस तरह से बदलाव करके जो है बीजेपी को लाया गया, और बीजेपी के नेता भी ये मानते हैं कि उनकी बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनके अलावा जो भी अपोजिशन वाली पार्टियां हैं, गद्दार हैं, एंटी नेशनल हैं या वो हैं, आप कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी भी उसी में शामिल हो चुकी है? नहीं, मैंने कहा बिल्कुल शामिल हो चुकी है, और हमने तो अब ये कहा कि जम्मू कश्मीर में अब 2 नेशनल कॉन्फ्रेंसेज हैं। दो नेशनल कॉन्फ्रेंसेज वैचारिक दृष्टिकोण से और प्रैक्टिकली जिस तरीके से काम। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कश्मीर में है, फारूक अब्दुल्ला एंड इंग। बीजेपी नई नेशनल कॉन्फ्रेंस है जम्मू संभाग की। जम्मू संभाग में बीजेपी को आप नेशनल कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं। जिस तरीके की इनकी नीति रही है, जिस तरीके की इनकी प्रायोरिटीज़ रही हैं, जिस तरीके से इन्होंने पॉलिसीज़ को डिप्लॉय किया है, जिस तरीके के लोगों को इन्होंने शामिल किया है, जिस तरीके की विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके इन्होंने जम्मू की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, इट इज़ वेरी क्लियर एंड एब्सोल्युटली नथिंग, मतलब इसमें कोई वर्ड्स मिन्स करने की बात नहीं है कि संगठनात्मक दृष्टिकोण से, नीति के दृष्टिकोण से जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, जो इश्यूज़ इनके लिए प्रायोरिटी के इश्यूज़ हैं, उसके आधार पे हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि बीजेपी जम्मू संभाग की नई नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो अब 2 नेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं J&K में, और जम्मू संभाग के लोगों को पॉलिटिकल विकल्प के तौर पे एकजुट जम्मू का ऑप्शन मिल चुका है। और जिस तरीके से एकजुट जम्मू का विस्तार जम्मू संभाग में हो रहा है, आई हैव नो डाउट इन सेइंग कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग विकल्प बन के आने वाले चुनावों में एकजुट जम्मू उभरेगा, और पॉलिटिकल ताकत लेके जम्मू संभाग के लोगों के आशीर्वाद से जम्मू की पॉलिटिकल लिबरेशन और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की लड़ाई बहुत सक्सेसफुली लड़ेगा। अंकुर जी, आपने बीजेपी को दूसरी जो है NC कहा है। जिस तरह से देवेंद्र राणा और सलाथिया जी जो वहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, कल तक वो उनके बैरी थे, कल तक वो एंटी नेशनल थे, आज बीजेपी में जाके जो है वो धुल चुके हैं, साफ हो चुके हैं। लेकिन लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया। जिस तरह से आपने देखा जम्मू थम सा गया था जब सलाथिया साहब और देवेंद्र राणा जी जम्मू पहुंचे थे, उनका काफ़ी ज़ोर शोर से स्वागत किया गया था। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या लोग भी मतलब गलतफहमी का शिकार हैं? नहीं, लोगों के मन में क्लियर है, वो एक इवेंट मैनेजमेंट थी। 400-500, 200-250, 300 लोग अरेंज करना टेक्स यू सम बक्स टू बी स्पेंट। कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं क्योंकि बसों में लोगों को बिठाना है। कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ उनके काडर के लोग हो सकते हैं। तो इस तरीके की इवेंट मैनेजमेंट में पैसा लगता है। तो जो पैसा व्यक्ति खर्च कर सकता है वो जम्मू को चारों दिशाओं से थमा देगा, रुकवा देगा। बट दैट डज नॉट मीन कि लोगों का ये मूड है। लोग पूछ रहे हैं कि आप जम्मू के पॉलिटिकल फ्यूचर के साथ समझौता क्यों कर रहे हैं जब आप 2011 के फ्रॉड और फर्स्ट सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवा रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि आप जम्मू के टूरिज्म सेक्टर में, ट्रेड के सेक्टर में जम्मू के लोगों को ख़त्म करने जैसी नीतियाँ क्यों बना रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि 370 और 35 से ख़त्म होने के बाद जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एक रियलिटी होनी चाहिए थी। जम्मू अभी भी पॉलिटिकली डिसएम्पावर्ड क्यों है? जम्मू के लोगों को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अधिक शेयर मिलना चाहिए था, अभी भी वही परिस्थिति क्यों है जो 370 से पहले थी? क्योंकि नीतियाँ भाजपा ने वही अडॉप्ट कर ली जो कांग्रेस की थी। और अब मोर रिसेंटली पिछले 6-8-9 महीने में जिस तरीके से कश्मीर में जाके ये कश्मीरी समाज के दिल जीतने के लिए, क्योंकि इनको 50 से अधिक सीटें चाहिए, के लिए काम कर रहे हैं, नीतियों में बदलाव कर रहे हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट
का गलत प्रयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत लाभार्थियों को बेनिफिट्स दे रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, हिंदू जेनोसाइड को रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, जिहाद ब्लाइंड हैं, जिहाद के प्रोसेस को के उसके ऊपर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। इट इज़ मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इनटू अ न्यू नेशनल कॉन्फ्रेंस। बीजेपी नई नेशनल कॉन्फ्रेंस है, दो नेशनल कॉन्फ्रेंस। एक नया नाम जो है वो बीजेपी को दिया है आपने। बीजेपी के अपने कुकृत्यों के कारण, अपनी नीतियों के कारण। आप मुझे बताइए, जम्मू संभाग के लोगों के क्या इश्यूज़ हैं? क्या लैंड जिहाद जम्मू संभाग के लोगों का इशू नहीं है? या मतलब डेमोग्राफिक असॉल्ट जिस तरीके से कश्मीर बेस्ड कम्युनल पॉलिटिशियंस ने किया, कानून बना के, ऑर्डर्स निकाल के, गलत तरीके की नीतियाँ पैदा करके, हिंदू मुसलमान में द्वेष पैदा करके, इन नीतियों के ज़रिए, क्या इनके लिए वो मुद्दा है? क्या जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इनके लिए मुद्दा है? होता तो फज्ड सेंसेस पे डिलिमिटेशन नहीं करवाते। होता तो जम्मू संभाग की जो एस्पिरेशन है कि जम्मू को एक सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे रिकग्नाइज़ किया जाए, क्या नहीं बनाते? अब ये कहते हैं कि जम्मू तो हमारा है ही, जम्मू के पास कोई विकल्प तो है ही नहीं, जम्मू हमारा गढ़, अब हम कश्मीर से भी सीट्स निकालेंगे। तो क्या ये नहीं समझते हैं कि कश्मीर में से सीट्स निकालने का मतलब है कि जम्मू के इंटरेस्ट को रौंद के ही आपको आगे बढ़ना है? और पिछले 70 साल में जम्मू के इंटरेस्ट्स को रौंदा गया, तो आपको अगर किसी संभाग के लिए काम करना है तो जम्मू संभाग है। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, हम जम्मू तो है ही, जम्मू को साइड पे छोड़ेंगे, पहले कश्मीरियों को खुश करेंगे, जो ऑलरेडी सत्ता में रहे, जो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, ऑलरेडी ब्यूरोक्रेसी में रहे, ऑलरेडी ऑल एम्पावर्ड रहे, एक्सप्लॉयटर्स रहे, इंपीरियलिस्ट ताकतें नहीं। अब ये कहना कि तुम चुप रहो, उनके भले की हम बात कर लें। और आपने देखा कि पिछले 1-2 साल में जिस तरीके से भी केंद्र सरकार का भी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का भी सारा जो फोकस है वो कश्मीर सेंटर्ड है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाजपा के भी किसी आम कार्यकर्ता से आप बात करेंगे, वो भी ये कहेगा कि इनको तो कहा ही ये गया कि आपको कश्मीर को संभालना है। तो जम्मू तो किसी खाते में ऑलरेडी है नहीं। और जितने प्रोसेसेस अभी आपके सामने हो गए, जितने फैसले आपके सामने हो गए, आप ये देखेंगे कि जम्मू आहिस्ता 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 डिसेंशन की तरफ जा रहा है। पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट से लेके लोगों की नौकरियां, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एवरीथिंग, ट्रेड एट्सेट्रा, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया है। जम्मू प्रायोरिटी में नहीं है। जिस दिन जम्मू प्रायोरिटी में आ जाएगा, मुझे लगता है कि उस दिन जम्मू का भला होगा। लेकिन चूंकि एनसीकरण हो गया है, कांग्रेसीकरण हो गया है भाजपा का, इसलिए जम्मू कभी भी प्रायोरिटी में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने ये नारा दिया कि सेपरेट अस फ्रॉम कश्मीर, मेक जम्मू ए सेपरेट स्टेट। अंकुर जी, अपोजिशन के जितने भी लीडर हैं, अपोजिशन तो उनसे हो नहीं पा रही है, इसलिए वो कहीं ना कहीं एजेंसी से बचने के लिए, अपने बिजनेस से बचाने के लिए जो है बीजेपी की ओर जा रहे हैं। अगर आपको भी कोई ऑफ़र आती है, आपको बीजेपी का जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा बना दिया जाता है, क्या आप भी किसी उस ऑफ़र के लिए बीजेपी में ज्वाइन होना चाहेंगे? देखिए, एकजुट जम्मू एक प्राइम रिक्वायरमेंट है जम्मू संभाग के लिए। क्यों? क्योंकि जम्मू संभाग की जितनी भी समस्याएं हैं उसका निवारण तभी हो सकता है, और ये मैं पूरी कन्विक्शन से कह रहा हूँ, जब जम्मू का एक रीजनल आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल व्हीकल क्रिएट हो। अब वो रीजनल आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल व्हीकल या पॉलिटिकल पार्टी कोई यूपी बिहार से व्यक्ति आके यहाँ नहीं बनाएगा, जम्मू के लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप पिछले 5-6 वर्षों से हमारा कार्य देख रहे हैं। जम्मू के क्रिटिकल एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल से रिलेटेड इश्यूज को हमने आर्टिकुलेट भी किया है, उन्हें उठाया भी है और उन पे डिलीवर भी किया। जो कानून जम्मू के खिलाफ बना वो कानून ध्वस्त करवा दिया, जो ऑर्डर जम्मू के खिलाफ आया उसे रिडंडेंट करवा दिया, चीफ मिनिस्टर से सीधी लड़ाई ले ली। तरह तरह की और चीज़ें, माइनॉरिटी राइट्स को लेके सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात हो, 370 और 35 की बात हो, जम्मू के छात्रों के साथ, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन के इंस्टांसेस इन ऑल सेक्टर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो सारी चीज़ें हमने की। तो एकजुट जम्मू और स्वयं मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अपने पे ऑन की है कि हम भाजपा का विकल्प जम्मू संभाग को देंगे, जो ओनली सोल्यूशन है। तो इसीलिए सीन इन दिस बैकग्राउंड एंड द फैक्ट कि हम अब इलेक्शन कमीशन के साथ भी रजिस्टर्ड हैं, आने वाले समय में हम अपनी कैंडिडेट सिलेक्शंस का प्रोसेस भी चला रहे हैं। 40 की 40 सीटों पे जो भी जब संभाग में होंगी, 40 होंगी, 41 होंगी, 39 होंगी, इसके बाद हम इलेक्शन लड़ेंगे। उससे पहले सेपरेट जम्मू करवाने के लिए हम कार्यरत रहेंगे। आज उसका बिगुल हमने फूंक दिया है। तो सीन इन टोटलिटी, मुझे लगता है कि आपका सवाल जो है वो बेमानी हो जाता है। अंकुर जी, जिस तरह से आपने भी मतलब अलग राज्य, जम्मू राज्य की बात कही, हर्षदेव जी भी कई बार अपनी ये बात रख चुके हैं, स्वाभिमान संगठन के चौधरी लाल सिंह जी हैं, वो भी यही बात रख चुके हैं। एक प्लेटफॉर्म पे आके क्यों ना एक लड़ाई लड़ी जाए? मुझे बिल्कुल लगता है कि चौधरी लाल सिंह जी हों या हर्षदेव सिंह जी हों, मनकोटिया जी हों, या वो तमाम सामाजिक संगठन हो या और भी पॉलिटिकल संगठन जो जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं, मुझे बिल्कुल लगता है कि हम सबको इकट्ठे मिलकर बैठना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार हो सकती है उस पर विचार करना चाहिए। हाँ, इस समय एक
ये ऑब्वियस है कि व्हेन 4-5 डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस सिट टुगेदर तो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन वो भी बातचीत करके ही कुछ आगे हो सकता है। तो एकजुट जम्मू इज़ वेरी ओपन, पूरे ओपन है कि हम बैठ के चर्चा करें और फिर एक रणनीति तैयार करें जो एक शॉर्ट रेसिपी हो हमारे गोल की अचीवमेंट की। मतलब जम्मू सेपरेट स्टेट बने, क्या इश्यूज़ होंगे, किस तरीके की रणनीति होगी, क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से आर्टिकुलेट करना है, ये चर्चा के माध्यम से ही सेटल हो पाएगा। हो सकता है बहुत सारे लोग गलतफहमियां डालने की भी कोशिश करते हो। मेरा सभी लोगों से निवेदन है जिनका भी हमने नाम लिया कि आप ही के माध्यम से मैं न्योता भी देता हूँ कि लेट अस सिट टुगेदर, लेट अस फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म जो केवल जम्मू संभाग के इंटरेस्ट्स को लेके आगे चले, ना कश्मीर की बात करे और ना दिल्ली के आदेश सुने। तो मुझे लगता है कि मिल के हम अपने इस गोल में अच्छी सक्सेसफुल हो सकते हैं। अंकुर जी, आखिर में एक सवाल और, ये शुरुआत एक कोशिश जो है हर्षदेव जी ने की थी, सैनिक कॉलोनी में एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें सारे दल वहाँ पे आए थे, मतलब छोटे दल बड़े दल, आप भी वहाँ पे मौके पे मौजूद, तो क्या कारण रहे वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सके? देखिए, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होगा, ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं हो सकता। मतलब वो वन टाइम इवेंट था? हाँ, मतलब वो प्रॉबेबली एक वन टाइम इवेंट था, और वो जिस तरीके का इवेंट था वो एक आउटकम होनी चाहिए आफ्टर लॉन्ग सस्टेन्ड डिस्कशंस। मतलब आप क्लोज डोर मीटिंग करके अपनी बातचीत एक दूसरे से करके कॉमन कंसेंसस बनाएं, और फिर 1-1.5 महीने के प्रोसेस के बाद सारे इश्यूज सेटल करने के बाद, रणनीति तैयार करने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ ऑब्वियसली जम्मू सेपरेट स्टेट के साथ आएँ और डिक्लेयर करें। मुझे लगता है कि वो एक ओवरशॉट थी, शायद वो एक तरीके का एक इवेंट ही था। मीडिया के सामने तो कोई चर्चा नहीं हो सकती, और चर्चा एक दिन में भी नहीं हो सकती, और चर्चा 100-150 लोगों को साथ में बैठा के भी नहीं हो सकती। कोई कोशिशें नहीं की गई कि हम दोबारा से मिलें, दोबारा से बातचीत हो, कुछ इस तरह का नहीं हुआ था? नहीं, उस तरीके की कोशिशें, उसके बाद फिर कोरोना का आना और वो सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें डिफ्यूज़ हुई। लेकिन हाँ, बिल्कुल मेरा ये मानना है कि ऐसी कोशिशें होनी चाहिए, और आपके माध्यम से तो हमने न्योता भी दिया। और मैं ये भी समझता हूँ कि ये वन डे सिंगल डे प्रोसेस नहीं है। हो सकता है कंसेंसस बिल्ड होते होते कि उनके क्या इश्यूज़ हैं, उनका राजनीतिक करियर कैसा है, उनकी सोच कैसी है, उस पे एक बैलेंस्ड एक व्यू लाने के लिए मुझे लगता है कि हो सकता है 1-1.5 महीने का समय लगे, 10, 15, 20 मीटिंग्स का समय लगे। लेकिन वी आर एब्सोल्युटली रेडी कि 20 मीटिंग्स हो, 30 मीटिंग्स हो, 40 मीटिंग्स हो। अगर जम्मू के इंटरेस्ट के लिए ताकतों को इकट्ठा किया जा सकता है तो हम उसके लिए कोई भी कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। सर, जो देवेंद्र राणा की बीजेपी ज्वाइनिंग है, ये जम्मू के इंटरेस्ट के लिए हुआ है या नहीं? नहीं, देखिए, जम्मू के इंटरेस्ट के लिए तो वही चीज़ हो सकती है जिसको आप ये कहें कि जम्मू की लड़ाई लड़ने वाला कोई बड़ा कदम उठा गया और जम्मू के फेवर की बात का क्लेम करे। तो अल्टीमेटली देखिए, कश्मीर अल्टीमेटली एक इंपीरियल फोर्स की तरह जम्मू को कॉलोनी बना के चूसती थी, रगड़ती थी, ख़त्म कर रही थी, अभी भी कर रही है। मुग़लों ने भी हमले किए, अंग्रेज़ों ने भी हमले किए, उन्होंने भी जो हमारा समाज है, हमारा देश है, उसके बीच में से ही ऐसे प्लायबल इंडिविजुअल्स अपने एजेंट्स बनाए ताकि उस समाज का दोहन किया जा सके। मानसिंह एक इंस्टेंस है जिसको हिंदुस्तान पे कब्जा करने के लिए इस्तेमाल किया गया, और उसके कंपैरिजन में महाराणा प्रताप है जो हिंदुस्तान को बचाने के लिए घास की रोटी खा के भी लड़ने की क्षमता रखे। अब कोई महाराणा प्रताप बन के उभरे तो आप ये कह सकते हैं कि जम्मू के इंटरेस्ट की बात हुई। कोई मानसिंह, कोई किसी का एजेंट, कोई जो कन्वेयर बेल्ट का काम कर रहा था जम्मू के दोहन का, कश्मीरियों का कोई दलाल बन के यहाँ पे बैठा था, एजेंट बन के बैठा था, वो अगर लीडरशिप पोजीशन एज्यूम करे यहाँ पे और जम्मू के लोगों को बोले कि अब मैं तुम्हारा भला करूँगा, 30 साल मैंने तुम्हारा दोहन करवाया है, तुम्हारी क्षति करवाई है अपने निजी स्वार्थों के कारण, वेस्टेड इंटरेस्ट्स के कारण, तो मुझे लगता है कि वो लोग गलत फहमी में होंगे कि वो जम्मू के लोगों को इतना बेवकूफ़ समझें। जम्मू के लोग जानते हैं कि किस तरीके से उनका दोहन हुआ है, कौन एजेंट्स बन के कश्मीरी हेजिमोनिक पावर्स के यहाँ उनकी बर्बादी का पूरा मंजर प्लान करते थे और बर्बाद करते थे। टुकड़ों पे पालने वाली बात है, टुकड़ों पे पलने वाले लोग लीडरशिप अज्यूम नहीं कर सकते। कौम के लिए, देश के लिए फ्रंट में खड़े होके लड़ने वाले लोग जो हैं वो लीडरशिप अज्यूम करते हैं और लोग उनका साथ देते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कन्वेयर बेल्ट्स, प्लायबल इंडिविजुअल्स, निजी स्वार्थों के लिए अपने देश का सौदा करने वाले लोग, उनको लीडरशिप रोल यहाँ की जनता देगी। आई डोंट थिंक सो। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ एडवोकेट अंकुर शर्मा जी, एकजुट जम्मू चेयरमैन, जो बातचीत कर रहे थे। हम इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया में। अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।